संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित 9 जून क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल का समाज किस प्रकार का था, ऋग्वैदिक समाज में राजनीतिक संगठन किस प्रकार था ऋग्वैदिक काल का, और आर्थिक जीवन किस प्रकार था, उनके धार्मिक विश्वास के बारे में चर्चा कर ली थी। ऋग्वेद के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो आज हम एक उसी के आगे उत्तर वैदिक काल आता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई उस समय का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, राजा क्या करते थे, राजा का कार्य क्या था, उनके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल, आपको पता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या है। ऋग्वैदिक काल का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का पूर्ण वैदिक काल है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय काल माना जाता है ऋग्वैदिक काल का, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। समय काल की बात करें तो अपना आ जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है भाई, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में हुआ था उससे अलग हुआ था उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज बिल्कुल नहीं हुई थी, तो इनमें कर्नाटक धारवाड़ में लोहे की खोज हो गई थी। और बात करें उत्तर वैदिक काल की कि भाई जिस जिस क्षेत्र, मान सकते हैं जिस समय सामवेद, युजुर्वेद, अर्थवेद का उदय हुआ, अर्थवेद लिखे गए, जिनके बारे में सामवेद, युजुर्वेद, अर्थवेद तीनों जो वेद है उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो अब इनका हम करेंगे राजनीतिक संगठन किस प्रकार था उत्तर वैदिक काल का। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन, तो राजनीतिक संगठन में क्या आ जाता है भाई, उनका जो समाज व्यवस्था मान सकते हैं, मान राज करने की विधि क्या थी। तो जो राजा हुआ करते थे वहां पे, राजा के अधिकारों में क्या हुई, वृद्धि हुई। राजा के अधिकारों में वृद्धि। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों कि भाई जो वहां के राजा थे उनके अधिकारों में वृद्धि हो गई। भाई ये क्या बात हुई, ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि नहीं हुई मान सकते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि क्यों हुई। तो आपको पता है, मान लीजिए आपका दूसरा पॉइंट भी आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, उस समय क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में हुआ करते थे जन। ठीक है, जन हुआ करते थे, और उत्तर वैदिक काल में क्या होते थे, जन प्लस जन, जन और जन मिलने लगे, जन प्लस जन। तो जन प्लस जन बराबर क्या कहलाए, जनपद। दोनों मिलकर क्या हो गए, जनपद हो गए। ठीक है, मान लीजिए यह जन है, एक छोटा जन है, अणु, युदु, तुर्वस, पुरुष, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, इसमें एक राजा राज करता है इस जन में। ठीक है, तो क्या कीजिए, देखिए ये जन क्या छोटा कबीला है, तो राजा है इस छोटे कबीले के ऊपर क्या करता है, अपना अधिकार जमाए रखता है, और इनसे जो राजा की आय होती है वो भी कम होती है। मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग हैं, तो 100 से एक एक रुपया लेता है, 100 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, जब क्या हुआ कि भाई राजा के अधिकारों में वृद्धि किस प्रकार हुई, आपको पता है, जन प्लस जन बराबर जनपद कहलाने लगे। अब मान लीजिए यह तो है जन, और अगर जनपद की बात करें तो जनपद इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा जब जनपद होगा तो जनपद में अनेक लोग, जैसे यहाँ पे 100 लोग हैं, वहां पर मान लीजिए 200 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, राजा के अधिकारों में राजा अपनी मनमानी करने लगा वहां पे, जैसा अपने मन में आया वैसा ही जनता पर थोप दिया। जब 200 लोग, मान लीजिए 2 जन मिलकर यहाँ रहने लगे, तब राजा ने इनसे क्या वसूला, कर वसूला। तब कितना हो गया, यहाँ से प्रति व्यक्ति 1 रुपया लेते थे, अब क्या हुआ, प्रति व्यक्ति 2 रुपया कर दिया, तो 200 रुपये का कितना हो गया, 400 रुपये गए, 400 रुपये हो गए। तो इस प्रकार क्या हुआ, राजा के अधिकारों में क्या हुई भाई, वृद्धि हो गई राजा के अधिकारों में। 3 नंबर की बात करें तो अपना आ जाता है जो 2 या 3 संस्था मानी जाती है, सभा, समिति और विद्वत। सभा व समिति वहां की 2 राजनीतिक संस्था थी, जिसमें
कोई भी जैसे कार्रवाई करनी होती है, कोई भी बात करनी होती है, कोई भी मान लीजिए किसी प्रकार का, मान लीजिए गांव में मान लीजिए कोई कुआं खुदवाना है, तो उनके बारे में संपूर्ण क्या होती है, मीटिंग होती है सबकी। तो इस प्रकार सभा व समिति, वर्तमान में पंचायत समिति हो सकती है, तहसील हो सकती है, लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, सभा व समिति पर राजा का अधिकार, पर राजा का नियंत्रण समाप्त। नियंत्रण समाप्त। क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति पर राजा का अधिकार था, राजा का नियंत्रण था। जैसे राजा कहता था वैसा ही क्या होता था, सभा व समिति में काम हो जाता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई कम से कम हमारे गांव का जो मंदिर है वो 200 फीट होना चाहिए, तो राजा ने कहा नहीं वो 150 ही होगा, तो वो क्या हो गया, कहा 150 ही होगा, और जो राजा कहते थे वही वो काम करते थे। सभा व समिति पर राजा का नियंत्रण समाप्त। अब क्या हुआ, वहां की जनता अपनी मनमानी करने लगी, राजा, अब कोई राजा का अस्तित्व ही नहीं रहा। तो इसमें क्या हुआ, सभा व समिति में दोनों में क्या हुआ, स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। स्त्रियों का प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, सभा व समिति पर राजा का नियंत्रण तो समाप्त हो गया, और साथ में क्या हुआ, स्त्रियों का प्रवेश भी निषेध कर दिया गया। ठीक है। 4 नंबर की हम बात करें तो भाई वहां पर एक आपको पता है वैदिक काल के निर्माता कौन थे, आर्य लोग थे। आर्यों की एक प्राचीन संस्था थी जिसे कहते हैं विदत। आर्य विदत समाप्त, विदत समाप्त हो गई उत्तर वैदिक काल में आते हुए। आर्यों की प्राचीन संस्था थी, प्राचीन संस्था विदत क्या हो गई, बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो गई। ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो वहां के जो राजा थे वो क्या करने लगे, उपाधियां लेने लगे, उपाधियां। कौन कौन सी उपाधियां लेते थे, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, सम्राट, एकराट, एकराट। तो जैसे कि हमने देखा राजनीतिक संगठन, संगठन किस प्रकार का, राजा के अधिकारों में वृद्धि तो हो गई, लेकिन क्या हुआ, निर्वाचन होने लगा। मान लीजिए राजा बूढ़ा हो चुका है, मान लीजिए राजा किसी को अपने अपने मान लीजिए मित्र को या अपने पुत्र को क्या बना देता था, राजा बना देता था। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, कि राजा के अधिकारों में तो वृद्धि हो गई, लेकिन जो आगे राजा बनेगा वो निर्वाचन पद्धति के आधार पर बनेगा, कि भाई जो राजा राजा बनने के योग्य हैं, उनमें योग्यताएं हैं, उसी को हम अगला राजा बनाएंगे। जन प्लस जन जनपद कहलाने लगा। सभा व समिति पर राजा का नियंत्रण समाप्त हो गया, और जो सभा व समिति दो क्या थी, संस्था थी, उनमें स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। विदत, विदत वो क्या थी, एक आर्यों की प्राचीन संस्था थी, जो आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से, तो वहीं से लेकर आए थे, और अब समाप्त हो गई उत्तर वैदिक काल में आते आते। उपाधियां, अब राजा क्या करने लगे उत्तर वैदिक काल में, अपने को उपाधि ग्रहण करने लगे, कि भाई मैं महाराजा धीराज हूं, मैं ही सम्राट हूं, मैं ही एकराट हूं। तो इस प्रकार हमने देखा राजनीतिक संगठन। तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल के राजा थे वो अनेक प्रकार के यज्ञ भी करवाते थे। कौन कौन से, राजसूय, ठीक है, एक करवाते थे वाजपेय, वाजपेय, एक आपको पता है क्या करवाते थे, अश्वमेघ। ये 3 प्रकार के, एक अग्निष्टोम और है लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वाजपेय। ये 3 प्रकार के यज्ञ करवाते थे उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे। वो क्यों करवाते थे, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे राजसूय यज्ञ के बारे में। क्या होता है राजसूय यज्ञ? यज्ञ आप जानते हो, अगर आम भाषा की बात करें तो यज्ञ को कहा जाता है होम, हवन या होम, हवन। ठीक है। राजसूय यज्ञ, यज्ञ आप जानते हैं घरों में मान लीजिए 10 टन होता है, कोई जागरण होता है, कोई और अन्य प्रोग्राम होता है, घर का प्रवेश होता है, तो राजसूय मान लीजिए यज्ञ होम कवन करवाया जाता है। तो राजसूय यज्ञ क्यों करवाते हैं राजा? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए।
चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इनमें क्या होता है, वो जो राष्ट्र यज्ञ करवाता है, राजा करवाता है, क्यों? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। मान लीजिए कि चारों ओर का राजा, जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, चारों ओर का राजा मैं ही हूँ, इस प्रकार का एक वह राष्ट्रीय यज्ञ अपने में, अपने जो होता है राजमहल में क्या करवाता है, यज्ञ करवाता है। यह यज्ञ 1 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक चलता है? 1 वर्ष तक चलता है। राजस्व का मतलब क्या होता है, हम यह भी देखेंगे। 1 वर्ष तक चलता है। अब आगे की बात करें तो राजस्व का मतलब होता है कि राजा को दिव्य शक्ति मिल चुकी है, राजा को दिव्य शक्ति मिल चुकी है, 1 वर्ष तक चलता है। अब क्या होता है, मान लीजिए 1 वर्ष तक चल गया तो राजा क्या हो गया, राजा को दिव्य शक्ति मिल गई, ये समझा जाता है दिव्य शक्ति। यह यज्ञ संपन्न होने के बाद ऐसा कहते हैं कि भाई राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है, मिल गई। ठीक है। अब आपको पता है वर्तमान में अगर हम घरों में हवन करवाते हैं तो कौन करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। तो वहां कौन करते थे, पुरोहित। पुरोहित, जो पुरोहित हवन करवाता था, राष्ट्रीय यज्ञ करवाता था, उसे राजा क्या देता था, 24,000 गायें दान में देता था। 24,000 गायें देता था, 1000 गायें दान में देता था। ठीक है, तो देख ले राष्ट्रीय हमने पढ़ लिया कि भाई चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यह करता था, 1 वर्ष तक चलता था यह, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें राजा को दिव्य शक्ति मिल जाती है। पुरोहित जो भी हवन करवा रहा है उनको राजा खुश होकर 24,000 गायें दान में देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वाजपेयी। वाजपेयी क्या है, रथ दौड़। रथ दौड़, वाजपेयी का मतलब मनोरंजन, रथ दौड़। इनमें क्या होता है कि राजा के सहयोगी जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, रथों में दौड़ करते हैं। इसे मनोरंजन, इसे कहते हैं मनोरंजन। जो ये वाजपेयी यज्ञ होता था, ये मनोरंजन के लिए होता है, खेल कूद के लिए। रथ दौड़, इसमें जो राजा का रथ आगे होता था, राजा का रथ आगे होता था। ठीक है, और जितने भी और अन्य रथ थे वो थे पीछे होते थे। तो राजा का रथ आगे, यह मनोरंजन के लिए होता था, और ये 17 दिनों तक चलता था। कितने दिनों तक, 17 दिनों तक चलता था। ठीक है, राष्ट्रीय योग हो गया, वाजपेयी योग हो गया। अब देखते हैं हम अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का मतलब क्या होता है, घोड़े की बलि। घोड़े की बलि, घोड़े की बलि होती है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़े की बलि दी जाती है, घोड़े की बलि। भाई इसमें क्या होता है, मैं आपको बोलकर समझा देता हूं कि इसमें आपको पता है लव और कुश, राम जी ने एक घोड़ा छोड़ा था कि भाई एक ऐसा घोड़ा छोड़ते हैं राजा महाराजा कि भाई वो घोड़ा है जिस क्षेत्र से होकर, जिस एरिया से होकर गुजर कर अपने राजमहल में वापस आ जाता है। तब क्या होता है, जिस जिस क्षेत्र में वो घोड़ा गया है वो क्षेत्र अब किसके अधिकार में आ जाता है, राजा के अधिकार में आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा छोड़ा जाता है इसमें विस्तार के लिए। घोड़ा ही छोड़ता है, एक वन छोड़ते, घोड़ा छोड़ते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़ा छोड़ देते हैं। ये 3 दिनों तक चलता है, 3 दिनों तक। अब ऐसा आपको मान लीजिए घोड़ा क्या है, पशु है, वो कहीं जाएगा वापस वहां थोड़ी आएगा। तो उनके पीछे, घोड़ा के पीछे 400 गुप्तचर रखते थे भाई उनकी निगरानी के लिए कि भाई घोड़ा कहाँ कहाँ जाता है। ऐसे तो है नहीं कि घोड़ा खुद आके बोलेगा कि भाई हमें मैं वहां जाकर आएगा तो वो क्षेत्र हमारे कब्जे में आ गया है, क्यों, घोड़ा नहीं बोलता है। लेकिन उसके पीछे जो गुप्तचर होते थे, 400 गुप्तचर, वो राजा को सूचित करते थे कि भाई एक राजा है या एक जो बालक है, बच्चा है, जिसने अपने हमारे घोड़े को बांध लिया है, हमें उनके साथ युद्ध करना है। तो 400 गुप्तचर बाद में क्या करते हैं, 3 दिनों के अंदर वो घोड़ा चारों ओर
फिर आके कहाँ आ जाता है, राजमहल में वो गुप्त चल जाते हैं। और अब क्या करते हैं, उस घोड़े की बलि दी जाती है, उस घोड़े की बलि दी जाती है। इसमें क्या होता है, साम्राज्य विस्तार के लिए यह यज्ञ किया जाता है, साम्राज्य विस्तार। तो आपको ये यज्ञ समझ आ गए होंगे, राजस्वीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे राजा के बारे में। जो मान लीजिए कहाँ राजा राज करता है उसे क्या नाम से जानते हैं, इस प्रकार हम देखेंगे। तो मान लीजिए ये आ जाता है राजा, राजा आ गया, ठीक है। बीच में राजा मान लीजिए एक बार। अब राजा को किन किन क्षेत्रों में किन किन नाम से जाना जाता है, तो मान लीजिए ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में जो पूर्व दिशा में जो राजा राज करता था, जिस जनपद मान सकते हैं, जिस जन में एक राजा राज करता था, उसे कहते हैं सम्राट, सम्राट कहते थे, पूर्व दिशा में और राज करने वाला। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए पूर्व दिशा आ गया, इधर आएगी पश्चिम, पश्चिम दिशा। तो जो पश्चिम दिशा में राजा राज करता है, उत्तर वैदिक काल में जो पूर्व दिशा की ओर राज कर रहा है उसे तो कहते हैं सम्राट, और पश्चिम में करने वाले को कहते हैं सवराट, सवराट कहते हैं। ठीक है। जो पूर्व के राजा सम्राट कहलाते थे, पश्चिम के राजा सवराट कहलाते थे। एक अपना आ जाता है उत्तर, नॉर्थ। उत्तर में जो राजा राज करता है उसे कहते हैं विराट, विराट कोहली नहीं है, विराट। ठीक है। जो दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में जो राजा दक्षिण में राज करता था, उत्तर वैदिक काल में जो दक्षिण क्षेत्र का राजा हुआ करता था उसे कहते हैं भोज, क्या कहते हैं, भोज। तो राजा, राजा को किन नामों से जाना जाता है। अगर उत्तर दिशा की बात करें कि उत्तर वाले क्षेत्र में क्या कहते थे, उसे कहते थे विराट कोहली, नहीं सिर्फ विराट। राजा जो पश्चिम क्षेत्र वाला एरिया है उसमें जो राजा होता था उसे कहते हैं सवराट। ठीक है दोस्तों। जो पूर्व की दिशा में जो राजा बनेगा उनको सिंपल सी बात कहते थे सम्राट, और जो दक्षिण में राजा होते उसे कहते हैं भोज। तो इनका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे राजा के प्रमुख अधिकारी, प्रमुख उच्च, जिसे कहते थे रत्नी। क्या कहते राजा के प्रमुख अधिकारी, राजा के अधिकारी जिसे क्या कहते थे, रत्नी। भाई रत्नी क्यों कहते थे, क्योंकि वो रत्न धारण करते थे। 6 या 7 प्रकार के है ये राजा के अधिकारी, रत्नी, रत्न धारण करते थे, करते थे। कौन कौन से आ जाता है, अगर 1 नंबर की बात करूं तो अपना आ जाता है पुरोहित। क्या आ जाता है अपना, पुरोहित आ जाता है। 2 नंबर की बात करूं तो अपना आ जाता है सेनानी, सेनानी। 3 नंबर की बात करूं तो अपना आ जाता है संग्रीता, संग्रीता। 4 नंबर की बात करूं तो अपना आ जाता है ग्रामणी, ग्रामीणी या ग्रामणी, ग्रामणी, ग्रामीणी। 5 नंबर की बात करूं तो अपना आ जाता है पालागल। और 6 नंबर की दोस्तों में बात करूं तो अपना आ जाता है अक्षवाप। ये मुख्य राजा के रत्ने, प्रमुख अधिकारी थे। इनका क्या कार्य था दोस्तों, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप आराम से देखना। आप पुरोहित, सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था पुरोहित, सबसे प्रमुख अधिकारी। भाई जैसे प्रमुख कैसा होता था, मान लीजिए राजा कोई बात सोच रहा है, राजा कोई कार्य कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो पुरोहित की सहायता लेंगे कि भाई आओ जी हमें बताइए कि ऐसा कर रहे हैं हम, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। इसका डिसीजन पुरोहित के साथ बैठता था सबसे प्रमुख अधिकारी। पुरोहित
प्रमुख अधिकारी पुरोहित को इतने इतने तक अधिकार था कि वो राजा के बेड पर राजा के बराबर भी बैठ सकता था उस समय। जैसे पुरोहित और जो राजा होते थे, मान लीजिए अब आपस में एक भाई प्रेम है। सेनानी की बात करूं तो यहाँ आ जाता है दूसरा स्थान सेनानी का, सबसे प्रमुख स्थान, एक नंबर का स्थान है, एक पहला स्थान आ जाता है। ठीक है, दूसरा स्थान मान सकते हैं, दूसरा स्थान। सेनानी को दूसरे स्थान पर क्यों रखा गया है? इस कारण रखा गया है कि मान लीजिए एक सेना है, ठीक है, इस प्रकार की एक सेना है। अब क्या होगा, सेना में सेनानी आएगा राजा के पास कि भाई राजा जी कहाँ, बोलो जी, कि हमारे सेना में इतने लोग हैं, इतने की इस महीने की पगार बाकी है, इतने की पगार दे चुकी है। पगार आप समझते हो गुजराती भाषा, पगार पैसे, कि भाई उनके महीने की इनकम कितनी बनती है, तो कि हाँ सा उनको इतना देना है, उस छोटे सेनापति को इतना देना है। तो जो सेनानी होता है वो राजा के पास आकर वो बोल सकते हैं कि भाई राजा जी, हमारे जो शस्त्रागार है उनमें जो हथियारों की कमी कम हो गई है, उनमें भालों की संख्या ज़्यादा है, घोटों की संख्या कम है, उनको बधवाने की कृपया करें। तो क्या करेगा राजा, किसी को मिस्त्री को बुलवा कर ये काम करेगा। तो 2 नंबर को सेनानी रखा गया है। 3 नंबर की बात करें संग्रहिता की, भाई इतना कुछ राजा काम करा है तो पैसे की तो जरूरत होगी, रुपए तो लगेंगे, तो इसे कहते हैं संग्रहिता कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कि भाई जितना भी खर्चा होता है ना, जैसे कि राजा के बेटे का 10 करे, राजा मान लीजिए कोई छुच्चक करे, कुछ भी कर सकते हैं, कोषाध्यक्ष। पैसे कौन देगा? संग्रहिता, वो पैसों की रुखाड़ी रखता है। ठीक है, ग्रामीण की बात करें तो ग्राम का मुखिया, 4 नंबर स्थान क्यों रखा गया है? मान लीजिए अपने गांव में कोई भी समस्या हो रही है, ठीक है, तो वो गांव का सरपंच सीधे समस्या का समाधान कर देगा, अपने तहसीलदार के पास जाएगा, भाई हमारे गांव में ये समस्या है, हम ऐसा करेंगे, आप हमें बता दीजिए, आप हमें पेमेंट दीजिए कि हमारे गांव में कुछ रोड लाइन की व्यवस्था करें, खंभों पे लाइटों की व्यवस्था करें, या कहें कि कोई कुआं खुदवाना है, कोई गंदे पानी की ट्यूबवेल, मतलब गंदा पानी जाने के लिए ट्यूबवेल चाहिए, या बोल सकते हैं स्कूल के लिए कमरों की व्यवस्था, या बोल सकते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, या बोल सकते हैं स्वास्थ्य के अंदर, या कुछ पर बोल सकते हैं अटल सेवा के अंदर। इन प्रकार की ग्राम का मुखिया क्या करता है, कोई भी जैसे कि आम जनता है उनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो किसे कहेगा? ग्रामीण से कहेगा, जो गांव का मुखिया है। गांव का मुखिया वह प्रॉब्लम लेकर कहाँ जाएगा? सीधा राजा के पास जाएगा कि भाई हमारे इस एरिया में ये प्रॉब्लम आ गई है। पालागल किसे कहते हैं? पालागल कहते हैं वन अधिकारी को, वन अधिकारी को। भाई उस समय थे वन हुआ करते थे, क्योंकि राजा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, घूमने जाया करता रानी के साथ हाथ पकड़ के। पालागल वन अधिकारी, वन में हम घुमा करते हैं कि भाई राजा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है बाग बगीचों में। तो जो पालागल होता है वन अधिकारी, वन का जो मुख्य अधिकारी होता है उसे कहते हैं पालागल। अक्सवाप, अक्सवाप किसे कहते हैं? ध्रुत क्रीड़ा, ध्रुत क्रीड़ा सहयोगी। मान लीजिए कोई कुश्ती हो रही है, कुश्ती होगी, इनका मतलब राजा का सहयोगी होती है, ध्रुत क्रीड़ा सहयोगी, राजा का सहयोगी होता है अक्सवाप। कुश्ती हो रही है, उनमें राजा को समझाएगा भाई ऐसे कपड़ना है, आपको हाथ इस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है, वो क्या करता है? अक्सवाप। और जो भी ध्रुत क्रीड़ा खेलते हैं उनमें राजा की सहायता कौन करता है? अक्सवाप करता है। तो ये थे प्रमुख अधिकारी दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में, उत्तर वैदिक काल की समाज में किस तरह रहा जाता था, किस तरह बोला जाता था, किस तरह लोगों को समझा जाता था, इन प्रकार की हम चर्चा करेंगे। सामाजिक स्थिति में तो क्या होते थे, जो समाज था, क्या था समाज? पित्त सतात्मक था, पितर सतात्मक, सतात्मक। क्या होता है पितर सतात्मक, क्या होता है मातर सतात्मक? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो थी मातर सतात्मक। वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की, वो था पितृ सतात्मक, कि घर में जो मुख्य होता था कौन होता था? पुरुष, मुख्य, मुखिया। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट, स्थिति में गिरावट।
भाई गिरावट किस प्रकार आई आप देखते हो, हमने देखा था सभा व समिति में उत्तरवेदी काल में महिलाओं को जाना निषिद्ध कर दिया गया, ये बात आ गया। अब क्या हुआ, महिलाओं को क्या करना, उत्तरवेदी काल में घूंघट रखना पड़ता था। घूंघट हम बेचारे को जी गुटगो कर तो जना के रहा है, महिलाओं की स्थिति गिरावट, बहुत तकड़ी गिरावट आ गई सामाजिक जीवन में देखा गया उत्तरवेदी काल में। 3 नंबर की बात करें तो भैया गोत्र प्रथा भी प्रचलित हो गई, गोत्र प्रथा प्रचलित। गोत्र में आपको पता है अनेक प्रकार की गोत्र होती है, आज होती थी वैसे उस समय भी होती थी गोत्र, गोत्र प्रथा प्रचलित। गोत्र का मतलब 100 समूह लोग, मान लीजिए एक जाति के लोग जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य है, जो 100 लोग हो गए, 100 लोगों का समूह है, वो अपनी एक अलग गोत्र होती थी, 100 की अलग होती थी, 50 की अलग होती थी, इस प्रकार गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई। यहाँ जाते हैं आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई, आश्रम व्यवस्था कौन कौन से आश्रम आ जाता है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, आश्रम। 3 नंबर आ जाता है वानप्रस्थ या वनप्रस्थ, वानप्रस्थान आश्रम, आश्रम। एक आ जाता है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। कि महिलाओं मान लीजिए जो मनुष्य के जीवन को 100 साल की अच्छी उम्र की परिधि में रखकर मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है। 0 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के बीच, ये उम्र है 0 से लेकर 25 कि व्यक्ति का जन्म होने के लेकर और 25 वर्ष की उम्र तक, यह आ जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। इनमें क्या होता है, व्यक्ति को क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति, इस उम्र को रखा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम में। अब आ जाता है गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में। इसमें क्या होता है, सांसारिक जीवन, इसमें भाई शादी हो गई, पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, बच्चे हो गई, गृहस्थ आश्रम। इनकी बात करें तो 25 से लेकर 50 वर्ष के बीच का जो समय होता है उम्र का, वो अपना जाता है गृहस्थ आश्रम में। एक आ जाता है वानप्रस्थ, इनका अगर समय काल की बात करें, मान लीजिए उम्र की बात करें तो अपने 50 से लेकर 75, 50 से 75 उम्र की बात करें तो 75 वर्ष, ठीक है। होता क्या है, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ठीक है। और जो बच्ची कुच्ची है 75 से 100 उम्र, ये अपनी आ जाती है संन्यास आश्रम में। इनमें क्या होता है, मोक्ष, कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ये आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 50 से लेकर 75 जो उम्र होती है इनकी ज्ञान प्राप्ति की, 0 से लेकर 25। और जो गृहस्थ आश्रम होता है इनकी होती है 25 से 50। वानप्रस्थी होती है 50 से लेकर 75। और इसमें क्या होता है, ईश्वर प्राप्ति को ध्यान में लगाते हैं। संन्यास आश्रम 75 से लेकर 100 उम्र, मोक्ष। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इनमें एक और है कि वर्ण व्यवस्था, यहां बता रहा हूं मैं, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, वर्ण व्यवस्था कठोर। कठोर किस प्रकार से हुई, कठोर इस प्रकार से हुई, जन्म आधारित हो गई, कर्म आधारित नहीं है, जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित। भाई जन्म आधारित होने से कठोर कैसे हुई, तो आपको पता है वर्ण कितने हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण आ जाता है, वैश्य शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय आ जाता है, क्षत्रिय।
अब क्या होता है, जन्म आधारित होने के क्या होता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो नीचे कुल में जन्म ले लिया, ठीक है। वैदिक काल में क्या, मान लीजिए ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, नीचे कुल का जन्मा व्यक्ति अगर अच्छे काम करता है तो वो नीचे कुल का नहीं गिना जाता है, वो अच्छे कुल का माना जाता है। लेकिन इनमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी, मान लीजिए वो ब्राह्मण में जन्म ले लिया, उसने ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले लिया, लेकिन वो काम क्या करता है, शराब पीता है, बहुत गलत गलत काम करता है, तो भी वो व्यक्ति क्या होगा, ब्राह्मण होगा, ठीक है, अच्छे कुल में आएगा, अच्छी में आएगा। लेकिन क्या होता है, जन्म आधारित होने से मान लीजिए एक व्यक्ति किसी नीच जाति का है, नीच जाति का है, निम्न निम्न कुल का है, लेकिन वो जन्म आधारित, वो अगर अच्छे काम कर रहा है निम्न कुल का होते हुए भी, तो वो क्या होता है, जन्म आधारित, तो वो नीचे कुल के ही माने जाएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विश्वास। मैंने पहले इंटरफेस ले लिया है क्योंकि समय कम होने के कारण इंद्र का महत्व है कम। धार्मिक विश्वास की बात करें हैं, इंद्र का महत्व है कम, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में इंद्र का महत्व बहुत ज्यादा था, इंद्र को वर्षा का देवता भी माना जाता था, इंद्र का महत्व कम। प्रजापति क्या हुआ, मुख्य देवता बन गया अब धार्मिक विश्वास में। और यज्ञ क्या हो गए, यज्ञ हो गए जटिल, राजस्थानी भाषा में बोले तो हो मानी जका दौरा हो गया, वे तकड़ा को नहीं दौरा हो गया, ऐसा भाषा में बड़ा लगा गया। अब क्या हो, उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शना, 6 दर्शनों का उदय हुआ। दर्शन किया सांख्य, जैसे कि मान लीजिए कि भाई दर्शनों में क्या बताया गया है, मानव को किस प्रकार जीना चाहिए, मानव को 100 वर्ष की उम्र किस प्रकार निकालनी चाहिए। सांख्य सांख्य योग, न्याय, मीमांस, वैशेषिक और वेदांत, ये छह न्याय है। दर्शनों का उदय दर्शन है ये, सांख्य, योग, न्याय और मीमांस और वैशेषिक और वेदांत, ये 6 क्या है, ये 6 षड दर्शन। इनमें जैसे कि मानव को जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, तो आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में, भाई उनके आर्थिक क्रिया, उनके घर पालने, उनके आजीविका का साधन। तो देखिए पहला अगर पॉइंट की बात करें तो अपना जाता है अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि। मेन चीज आई कभी खेती बाड़ी करता, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, कृषि था, ठीक है। कृषि किस प्रकार होती थी, अगर बैलों की बात करें कि भाई पहले ट्रैक्टर थोड़ी होते थे, हेरा थोड़ी होते थे, कल्टी नहीं होती थी, चाल पाती ऐसे नहीं होता थे, तो बैलों की बात करें 6 से 8 जोड़ी बैल बुआई में काम लेते थे, जोड़ी बैल गोदा थे जानो वही है, 6 कम है 8 ज्यादा बता जाए, इतना जोड़ी बैल उपयोग में लेता बाण खातर, ठीक है। लेकिन जगह वैदिक ग्रंथ है उपनिषद आर्णिक बा में क्या बतावे कि भाई जगह पे बेला उपयोग करता नहीं 12 बेला करता, बेला उपयोग करता, ठीक है। एक चीज और मिल है कि जहाँ आपा खेती बाड़ी करा, आपा क्या करा, मिंदर में आपा होम करा जना में आ जावे, बस वही सिस्टम हम अनुष्ठान एक करवाते थे, अनुष्ठान अवर वगैरह करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे में वास्ते। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि हो, 6 और 8 तक जोड़ी बैल का उपयोग करता खेत बाड़ वास्ते। जगह वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ में क्या है कि 12 और 24 टाइम भी मिला है, 6 और 8 जोड़ी बैल हो गया, अनुष्ठान करवाते थे कृषि से पहले। लोहे की जानकारी की भाई, लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हो गई थी, लोहे की जानकारी हो गई थी। और लोहे को क्या कहा जाता था, कृष्ण अयस और श्यामयस, ये 2 नाम लोहे के हैं। लोहा कहाँ से मिला, कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थान कौन सा है, कर्नाटक धारवाड़, कर्नाटक धारवाड़ से क्या मिले, लोहे के आग से मिल गया। स्थायी जीवन कि भाई ऋग्वेदिक काल के लोग क्या करते थे, घूमते थे, मान लीजिए आज यहाँ पे है, यहाँ पर कल वर्षा नहीं हुई, एक तो 6 महीना की आजीविका यहाँ समाप्त कर ली, 6 महीना के आगे कहीं और वर्षा होगी हिमालय क्षेत्रों में, वहां चले जाएंगे। इस प्रकार ये लोग क्या करते थे, भटकते फिरते थे। स्थायी जीवन में हो गया था, एक जगह टिक कर रहने लगे, और घर कच्चे इंटों के घर, ठीक है। एक हमें साक्ष्य मिलता है हाथी पालना शुरू किया, कि भाई जो लोग थे हाथी पालना शुरू किया, क्यों, उनके घरों में क्या होते थे, हाथी की खोपड़ियां भी मिली है, हाथी की अनेक खोपड़ियां मिली है, खोपड़ियां
अनेक खोपड़ियाँ थी। ऋग्वेदिक काल में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके घरों में यदि खोपड़ियाँ भी मिली है, क्योंकि वे हाथी पालना जानते थे। हाथी का उल्लेख भी मिला है। खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ियाँ तो मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि वहाँ खोपड़ियाँ मिली है। इस प्रकार से उनकी जगह खुदाई भी तब। लघु व कुटीर उद्योग, लघु व कुटीर उद्योग शुरू थे, ठीक है। उस समय क्या थे, जो लघु व कुटीर उद्योग में कार्य कौन करती थी, स्त्रियां, स्त्रियां। और एक आ जाता है सूदखोर। सूदखोर जो ब्याज पर पैसे देता है, ब्याज पर, उसे कहने लगे कुसी दिनी, कुसी दिनी, उसे कहते हैं कुसी दिनी। स्त्रियों की माजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख, माजनी प्रथा, कि जिस व्यवसाय में स्त्रियां काम करती है उसे कहते हैं माजनी प्रथा। लघु व कुटीर उद्योग के शख्स कहां से मिले, तांबे के औजार यूपी बिहार से मिले। यूपी और कहां से मिले, यूपी बिहार से। तो दोस्तों आज हमने 8 ही जीवन तक कर लिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर इस वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। और धन्यवाद दोस्तों।